S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC curriculum. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. क्या आपको पता है कि डॉलर के अगेंस्ट इंडियन करेंसी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस एरा? In 1947 or in 1948, what was the exact value of 1 Indian rupee in exchange of dollars? So, to your amazement, I must tell you that it was almost equivalent, at par with dollar. So, Indian currency was almost equivalent to the dollar. So, what happened down to 70 years कि इतना वैल्यू गिर गया? ये सब डिपेंड करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन पे, इकोनॉमिक हालात पे, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सिचुएशन, देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच लीड टू इकोनॉमिक मेल्टडाउन और समटाइम्स इकोनॉमिक अपसर्ज और समटाइम्स stagnation, right? We will talk about all these terms in today's video lecture. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chan Publishing and Vikas Publication. Link is provided in the description box. So, hello students, my name is Saurabh Gupta. So, what is economic trend? Now, in simple terms, when we talk about economic trend is nothing but एक country के हालात क्या है, situation क्या है, वहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, right? When we talk about economic trend, either a country is booming or in the growth pace, or sometimes it is downfalling. And we have heard in several news items also that हमारा country आज की डेट में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है. आज हम रिसेंटली अभी हम मोदी जी को सुन रहे थे यूएस में, वहाँ पे उन्होंने अपने भाषण में क्लियरली बोला है कि हमारा कंट्री आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट? और शायद इन फ्यूचर हम 3rd लार्जेस्ट या 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, हम सबसे बड़े इंपोर्टर भी बन सकते हैं, हम सबसे बड़े जॉब जनरेटर भी बन सकते हैं, राइट? बट वो सब होगा कैसे? वो सारे फैक्टर्स मिलके बनाते हैं इन चीज़ों को, राइट? वो इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो उन इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द इकोनॉमिक ट्रेंड्स. सो either a country would be moving upward in terms of economy, like for example, an upward trend indicates that the economy is expanding and salaries are rising. It is just, for example, that we are using salaries as an example here. Otherwise, when we talk about upsurge or movement upward of an economy, it means that economy is doing good. Economy is booming, wherein employment is good, right? GDP is good. We'll talk about GDP as a term again in this lecture. Then its poverty is almost eradicated or sometimes deteriorated, right? So all those factors make a form economic background. And herein, when we talk about upward economic trend, it indicates that a country is doing good. It is in the well-being position, right? Moving to the second part, which is called a downward trend, it indicates that the economy is contracting and unemployment is rising. Now, जब हम अच्छे इकोनॉमी की बात करते हैं तो अच्छे इकोनॉमी में सैलरीज भी राइज कर रहे हैं, लोगों को बेटर इनकम मिल रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है उनका, और लोग अच्छे से जी रहे हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिकेट्स, और व्हेन वी टॉक अबाउट डाउनवर्ड ट्रेंड्स, इट मीन्स दैट सिंपली एक कंट्री के हालात अच्छे नहीं है. इन सिंपल टर्म्स, हालात अच्छे नहीं है इन द सेंस, अभी रिसेंटली एक कंट्री के बारे में सुना होगा आपने जहाँ पे पब्लिक ने, वहाँ की लोकल पब्लिक ने उनके अथॉरिटीज़ के ऑफिसेज में घुस के कब्जा कर लिया. जैसे कि आपने अफगानिस्तान का नाम सुना होगा अभी रिसेंटली, तालिबान ने क्या किया वहाँ पे, राइट? सेकेंडली, आपने श्रीलंका का भी सुना होगा केस, जहाँ पे श्रीलंकन ऑफिसेज में, जहाँ पे उनके पीएमओ ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस या पीएमओ ऑफिस है जो भी है, उनके अथॉरिटीज़ में घुस के वहाँ के लोग एक तरह से, दिस इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर. ऐसा क्यों होता है? ऐसा हुआ क्यों?
क्योंकि कंट्री मेजरली वॉज फेसिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड. डाउनवर्ड ट्रेंड मीन्स कि लोग वहां पे खुश नहीं हैं. लोग अल्टीमेटली कमा अच्छा नहीं पा रहे हैं, उनके सैलरीज नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है. तो जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? उस कंट्री में क्राइम बढ़ेगा. क्राइम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि everyone has their own needs. They need something to consume to run their livelihood. और अब वो livelihood रन करने के लिए they need some sort of earning as well. अब अर्निंग है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो क्या करेंगे? फिर तो हम जानवर ही तो है एक तरह से, सोशल एनिमल है हम, राइट? हम कोई ऐसे तो है नहीं कि हमें एकदम पढ़ा लिखा के भेजा गया है जमीन पे, राइट? हम जब वी गेट बॉर्न हम सीखते हैं सोशलिज्म. We learn, or that's why we are called social animals. Otherwise, we are animals only, one of a kind of species, right? हम सीखते हैं कि हमें कैसे रहना है एक सोसाइटी के अंदर, लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है और हमें किस तरह से अपनी लाइवलीहुड चलानी है विद ऑनेस्टी. बट अदरवाइज इफ द डाउनवर्ड ट्रेंड इज बीइंग फॉलोड इन अ कंट्री, इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट इन आवर लाइव्स. एंड उस केस में हम क्या करेंगे? हम लड़ेंगे अपने सर्वाइवल के लिए. एंड ये डार्विन का एक थ्योरी भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? उस केस में आपको क्लियरली पता है कि हर जानवर, हर लिविंग स्पीसीज अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करता है इस मदर अर्थ पे, राइट? सो फॉर दैट रीजन अ डाउनवर्ड ट्रेंड मींस देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, टर्बुलेंसेस इन एन इकोनॉमी, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम इकोनॉमिक सिचुएशन में. अभी कोविड था थोड़े टाइम पहले, राइट? 2019 टू 2021. आपने विद इन इंडिया इटसेल्फ आपने सुना होगा कि कितने सारे स्नैचिंग बढ़ गए थे, कितने सारे क्रिमिनल केसेस बढ़ने लग गए थे, लोगों के घर में इम्पाउंडिंग कर रहे थे, लोग घुस रहे थे एक दूसरे के घर में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं था उस टाइम पे. एंड पीपल नीडेड सम सॉर्ट ऑफ लाइवलीहुड. एंड उस टाइम पे अगर वो नहीं मिला तो क्या करेंगे? फिर उस केस में उनको वो लूट मार करेंगे, राइट? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो हमें पैसा तो कमाना है और अपने फैमिली का लाइवलीहुड चलाना है. तो नहीं चलेगा तो कैसे करेंगे? चोरी करेंगे, राइट? So that is downward trend indicates that the economy is contracting and unemployment is rising. Now when we talk about a sideways trend, now sideways trend means it indicates that the economy is neither increasing nor contracting. This is a situation where a country is neither in a growth mode nor in a downward falling mode. It is simply in a stagnation mode. When we call it stagnation, how does stagnation happens? Stagnation जब आपकी ग्रोथ बंद हो जाए, एक तरह से एक इंडिविजुअल के करियर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, वो जब भी लाइफ में चाहता है तो हमेशा करियर ग्रोथ चाहता है, राइट? आज मैं अगर एक लेक्चरर हूँ तो मैं चाहूँगा कि कल को मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में मेरे को बुला के मेरे को रिस्पेक्ट के साथ मुझसे लेक्चर डिलीवर कराया जाए. फिर परसों मेरे से उसके अगले साल मेरे से ये करवाया जाए कि मैं मिनिस्ट्री को, इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ. ऐसे मेरे करियर ग्रोथ में प्लान करता हूँ, राइट? सिमिलरली एक कंट्री भी अपना करियर ग्रोथ होता है जो उसका वो प्लान करती है. बट कंट्री के प्लानिंग कमीशन या जो भी कमिटीज बिठाए जाते हैं ग्रोथ के लिए, अगर वो ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पाते और वो उस सिचुएशन पे बने रहते हैं, मतलब ना ही डाउनवर्ड फॉल हो रहा है ना ही ग्रोथ हो रही है, तो वो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन और स्टैग्नेशन, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, नाउ when we talk about economic trends, we'll talk about economic trends in India and we'll talk about economic trends in 3 timelines. First timeline is pre-independence era, second timeline is post or during the independence era, and the third timeline is post-independence era. We'll start with the pre-independence era, when we were ruled by Britishers, we were ruled by British government, and what all things were happening. See, हम सब जानते हैं कि उन्होंने हमारे कंट्री में रेलवे दिया, उन्होंने हमें हमारे कंट्री में एजुकेशन सिस्टम दिया, उन्होंने हमारे कंट्री को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया. बट क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो रेलवेज, क्या वो एजुकेशन सिस्टम वो हमारे लिए दिया था क्या? ऐसा नहीं है. They always wanted to drain out the economies of India. They always wanted to take away the things which were the wealth of India, right? So if you see, all the policies formed by the Britishers were to benefit Britishers or the manufacturers over there. So they always wanted to take away the raw materials like jute, cotton,
इंडिया से, एंड उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, रेलवे बना दिया कि भाई हमको रॉ मटेरियल इंडिया, क्योंकि वाज एन इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एंड बहुत मतलब सोने की चिड़िया बोलते थे हम। क्यों बोलते थे? क्योंकि सोने, असल में सोना था हमारे यहाँ, ठीक है, सोने का भी एक्सट्रैक्शन होता था, बट अदरवाइज रॉ मटेरियल रिच थी कंट्री हमारी, राइट। एंड उस रॉ मटेरियल रिचनेस की वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारा का सारा रॉ मटेरियल यहाँ से ड्रेन आउट करने का सोचा उनके फैक्ट्रीज में जो उनके कंट्री में थे, जिस कारण उन्होंने रेलवे बनाया, राइट। अब रेलवे के अलावा उनको एम्प्लॉय भी चाहिए थे उस काम को करने के लिए, जो कि उनकी कंट्री में पॉपुलेशन शायद उतना नहीं थी, बट हमारी कंट्री में पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, 35-40 करोड़ पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे कंट्री का लिटरेसी रेट वॉज वेरी लो, राइट। तो उन्होंने क्या किया, हमें पढ़ाने के लिए एजुकेशन सिस्टम ले आए यहाँ पे। अब एजुकेशन सिस्टम ले आए तो मतलब सिंपल है कि वो क्या चाह रहे थे, वो स्लेव्स बनाना चाह रहे थे जो उनके हिसाब से काम करे। तो आपने बहुत सारे मूवीज में भी देखा होगा, भगत सिंह करके एक मूवी है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह करके एक मूवी है, उसमें भी देखा होगा कि काफ़ी सारे पुलिस पर्सनल्स इंडियन हुआ करते थे, या काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट्स इंडियन हुआ करते थे, राइट। तो वो कैसे बने, उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यहाँ पे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यहाँ पे लॉन्च किया, जो कि आप अगर इंडियंस चाहे तो पढ़ के एग्जाम दे के ब्रिटेन जाना पड़ता था एग्जाम देने, और वहाँ से आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करके इंडिया में डिप्लॉय किए जाते थे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, राइट। वही ट्रेंड हम आज फॉलो कर रहे हैं। आज तक हम सिविल सर्विसेज एग्जाम जो यूपीएससी करा रही है, वो ट्रेंड है जो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, राइट। सो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ रेलवेज, आपको पता है किस लिए, क्या रीजन से किया रेलवे का ग्रोथ? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, आपको पता है। देन इरिगेशन फैसिलिटी, हाँ, इरिगेशन फैसिलिटी वाज ब्रॉट इन जस्ट टू accelerate the growth in the agricultural sector so that they can take out the maximum raw material from India. They can drain out the maximum raw material from India, like jute and cotton, right? Rubber also. There was this raw material called rubber is used to make roads in foreign countries, right? So rubber was used as a raw material to make roads over there, road infrastructure over there, and for that reason they even drained out that particular thing, right? Now, British regulatory role to extract maximum resources through taxes. Now, British regulatory role to extract maximum resources through taxes. Even हमारे ही किसानों पे हम जो प्रोड्यूस कर रहे थे, आपने लगान मूवी देखी है? लगान वर्ड इटसेल्फ इज अ टैक्स टर्मिनोलॉजी, राइट। लगान में क्या दिखाया गया कि उनके ही प्रोड्यूस पे उनको लगान देना होता था, यानी कि टैक्स देना होता था। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यूज कर रहा हूं, अदरवाइज देयर वर न्यूमरस टैक्सेस, देयर वाज एन नंबर ऑफ टैक्सेस, वेयर इन वो हर उस चीज पे टैक्स लगाते थे जहां से लगता था कि कोई इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कमा रहा है, तो वो उससे टैक्स लेते थे, एंड टैक्स वाज मेजर रेवेन्यू फॉर देम, राइट। सो ब्रिटिश रेगुलेटरी रोल टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेस and initiation of industrialization. It happened during the British era itself, and ये हमारे लिए नहीं किया उन्होंने, ये किया उन्होंने अपने लिए, ताकि अब उनको जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था यहाँ से वहाँ तक, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं पे इंडस्ट्री बनाए, यहीं पे प्रोडक्शन चालू करे, यहीं पे स्टार्ट कर दे प्रोडक्शन, और यहाँ से प्रोड्यूस करके फिर एक्सपोर्ट करें दूसरे देशों में, राइट। एंड दे वर इन कॉम्पिटिशन विद फ्रेंच countries also, because France was again an invader in our country. Right? There was, if you read through the polity of India, you'll get to know that Britishers were not only the first party who ruled over India. There were other Portuguese were here, France people were here. They ruled over India, right? So moving to the Indian economy during the independence era. When we talk about independence era, herein our economy was already our agricultural economy, and we were residing in the rural backgrounds, है ना। ये बात हमको clearly पता है कि हमारा economy rural background economy था, and overwhelmingly rural था, क्योंकि हम 80%, mostly 85% of the population was living in rural areas. गाँव में रहते थे हम, जहाँ पे road infrastructure तक नहीं था, मतलब roads connected नहीं थे शहरों के साथ, और हमें बड़े बड़े शहरों के साथ दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी कि हमें वहाँ तक अगर मार्केट तक जाना है या कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसके लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता था। तो हमारे किसानों का जो प्रोड्यूस होता था वो भी उस तरह से नहीं बिकता था मंडीज में जाके, या उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था ट्रांसपोर्ट करने का, तो कैसे करते, राइट। वो सिचुएशन थी। 85% ऑफ पॉपुलेशन इन विलेजेस
deriving livelihood from agriculture. This we have discussed. The country wasn't self-sufficient in terms of food and raw materials. भुखमरी के हालात थे हमारे. इवन न्यूट्रिशियस कंट्री भी नहीं बोल सकते थे हम. क्यों नहीं बोल सकते थे? क्योंकि हम, अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी चीज बताओ, तो नेस्ले या एक कोका कोला या पेप्सी जैसे कंपनी इंडिया में आके इतना ग्रोथ कैसे मिला इनको? रीजन वो सिंपल, वी वर माल न्यूट्रिशन कंट्री एट दैट मोमेंट, राइट? हमारे में शुगर कंटेंट, हमारे इंडिविजुअल बॉडी में शुगर कंटेंट ही नहीं होता था. एंड वो शुगर बेस्ड ड्रिंक्स हमको पिला पिला के आज की डेट में, यू नो हाउ दे हैव अर्न्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? सो that is one thing. Now, high rate of illiteracy was there, and because of which many other countries did not pay attention here because we were not skilled enough, right? And at that moment there was no globalization happened, and because of which we were lagging behind. Now, high mortality rate, yes, because nutrition ही नहीं था तो mortality rate तो होना ही था. मतलब लोग जल्दी ज़्यादा लंबा नहीं जीते थे, मतलब 50 साल 60 साल और बस हो गया. Absence of proper public health service. This was one of the major concern. अगर किसी को बीमारी है, मोर्टालिटी इससे कनेक्टेड है. मोर्टालिटी इससे क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि लोगों को जब हेल्थ सर्विस प्रॉपर नहीं मिलेंगे, अभी कोविड के टाइम पे हमने फेस किया, राइट? कोविड के टाइम पे सोचो 2021-22 में हमने ये फेस किया है, तो सोचो उस टाइम पे क्या हालात रहे होंगे जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था हेल्थ का, राइट? हॉस्पिटल्स ही नहीं होते थे. गाँव में तो छोड़ दो, आज की डेट में तो चलो हम देख रहे हैं गाँव में भी छोटे छोटे क्लिनिक्स खुल रहे हैं, बट उस टाइम पे शहरों में ही क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे ढंग के. तो आप सोचो कि उस टाइम पे हालात क्या रहे होंगे, राइट? एंड मूविंग टू मास पॉवर्टी, विच लेड अस टू मास पॉवर्टी, क्योंकि ड्रेन आउट कंट्री थी. ब्रिटिशर्स हमको इस हालत में छोड़ के गए थे कि हम सेल्फ सर्वाइवल मोड पे भी नहीं थे, हमारे पास खाना भी ढंग का नहीं था. तो हम सोच सकते हैं कि पॉवर्टी तो होनी ही थी. अब आती है टाइम, अब आता है टाइम जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल चुका था, हमें ग्रो करना था. एंड ग्रोथ किस बेसिस पे चाहिए थी, क्या करना था? हमारे कंट्री को एलिवेट करना था एक सिचुएशन से जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, जहाँ पे भुखमरी जैसी चीज़ें थी, मोर्टालिटी हाई रेट पे था. तो उस सिचुएशन को हमें कोप अप करना था. तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ प्लानिंग कमीशंस बनाए, राइट? प्लानिंग कमीशंस वर सेट अप इन 1950 बाय जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर. उस टाइम पे प्लानिंग कमीशंस आए और 5 ईयर प्लान्स लेके आए बहुत सारे कि आपको अगले 5 साल में क्या ग्रो करना है, राइट? किस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें ग्रोथ पानी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में या फिर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में. देयर वर सेवरल प्लान्स मेड, राइट? फॉर द नेक्स्ट 5 years, अपकमिंग 5 years, देयर वर न्यूमरस प्लान्स मेड सो दैट अ country could be lift up, right? Otherwise it was a problem. Government worked to alleviate shortage of food, right? Country adopted a system of mixed economy. Right now, what is mixed economy? We'll talk about it, because when we will talk about the orientation of a country, how we have become a mixed economy. We are a mix of capitalist as well as socialist country. So we'll talk about the two terms separately in the video further, right? Moving to the next part, income. Now, this is a term which is very much common in our day-to-day life. इनकम मीन्स व्हाट? इनकम मीन्स जो हम कमाते हैं, जो हमारी कमाई होती है. अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो यही हुआ कि हमारी कमाई जो है वो हमारी इनकम है. अब कमाई अगर आप रिलेट करोगे रेवेन्यू के साथ तो नहीं है. रेवेन्यू इज समथिंग, जब हम, अगर हम बिजनेस ओनर्स हैं तो हम कुछ बेच रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ मिला है वैल्यू, दैट इज रेवेन्यू. बट उस रेवेन्यू में थिंग्स आर इंक्लूडेड लाइक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड सेवरल थिंग्स, राइट? So income is a term which explains the money that a person or a corporation earns in exchange for their labor or products is referred to as income. अब मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो कॉलेज में सर्विस दे रहा हूँ अपनी, और उस सर्विस के बदले मुझे एक सैलरी मिलती है. दैट सैलरी इज माई इनकम. बट क्या वही चीज़ हम बिजनेस के लिए बोल सकते हैं, एक बिजनेस ओनर के लिए बोल सकते हैं? नहीं. बिजनेस ओनर के लिए क्या, उससे जो रेवेन्यू कमाया वो उसका इनकम नहीं है. उस रेवेन्यू में से जब हम बहुत सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, जैसे कि आपका उसका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, देन लैंड, लेबर, कैपिटल चार्जेस, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स, एंडाउमेंट विच आर यूज्ड, उन सबको माइनस करने के बाद अल्टीमेटली जो बचता है उसके पास, द प्रॉफिट, द काइंड ऑफ, और उस प्रॉफिट में भी अगर टैक्स देना पड़ेगा तो टैक्स हटा दे,
उसके बाद जो बचेगा वो उसका इनकम है, और उस इनकम को हम डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं कई बार, या उस इनकम को वो सेविंग्स में लेके जाता है, इन्वेस्टमेंट में लेके जाता है, अपने अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च करता है. दैट इज इनकम, राइट? इनकम इज मोस्टली अर्न थ्रू सैलरी और वेजेस. टैक्स अथॉरिटीज ट्रीट डिस्टिंक्टिव इनकम बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ अर्निंग देम. अभी आपको अगर आप कभी भी इनकम टैक्स पढ़ेंगे, लाइफ में पढ़ेंगे ऑब्वियसली, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं आप, तो जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा देयर आर 4 to 5 हेड्स अंडर इनकम टैक्स. अब 4 to 5 हेड्स में क्या है कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, प्रोफेशनल बिजनेस के अंडर आता है, राइट? देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ये सब चीज़ें हैं, राइट? सो यू गेट टू नो कि इनकम अल्टीमेटली बहुत सारे सोर्सेज से आती है, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद विल understand the different types of income as well. So we'll meet you after the break. Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the new education policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! Okay, hello students, welcome back to Chand Academy. Before this break, we have gone through the economic trends in India, or basically in general, we have gone through the economic trends. What are economic trends? Upward, downwards, and stagnation wise. Secondly, we have gone through income as a whole. What is income, right? Then we have gone through the post-independence, pre-independence, and during the independence era, what were the economic situation of India, right? Now we will, after the break, we will start with the another lecture or another topic, which is types of income, and we will also talk about national income. What is national income? Okay, so moving forward, this is the concept of national income which we are going through, right? National income refers to the various forms of goods and services which are that a country produces in a financial year, which is very clear. अभी national income को हम in short या तो GDP बोलते हैं या GNP बोलते हैं. ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ टर्मिनोलॉजी है नेशनल इनकम को लेके. अब व्हेन वी टॉक अबाउट जीडीपी इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 4 थिंग्स. बेसिकली वी आर गोइंग टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट लेट मी टेल यू, GDP is all about consumption of a specific government, investments done by the government or the people or households over there in that country. Then investments के अलावा expenditures of government. When we are talking about a government, we are talking about state, we're talking about the people of that country, right? So investments, consumption, expenditure, and then we are talking about the net exports. Now, what do you mean by net exports? Net exports is how much we have exported against how much we have imported, right? And if a country's net exports are positive, which is a good indicator of a healthy economy, right? In case a country is importing much, which means a country is lacking some sort of resources, because of which a country needs importation of goods or services, right? So moving forward, national income, we have gone through what is national income. In a financial year, there are certain activities which are held in a country wherein production takes place, services takes place, which are transacted from one country to another, or sometimes within the country itself, and people spend for it, for consumption of those goods or services. All of that includes, all of that encompasses national income, right? Net result of all economy's activities in terms of money. So we always talk in terms of monetary aspect. And then national income is an uncertain term. It is uncertain because not every time you will be able to find out all the transactions which are held in a specific country which is of a population of more than 1.5 billion people, right? So when we talk about uncertainty, this is the reason, because population is one of the concern. Second, we cannot track each and every transaction every now and then, right? So government tries to keep a track over the
foreign remittances or foreign exportation and importation. But mostly inside our country, there are certain cash transactions which cannot be tracked. So not every transaction can be tracked exactly, but they will always track down the flow of money in the economy. Now, progress of a country can be determined by national income. किसी भी कंट्री की जीडीपी, आप न्यूज़पेपर में भी सुनते होंगे हमारे कंट्री की जीडीपी क्या है, कभी बोलते हैं 5.5, कभी बोलते हैं 7.5, कभी बोलते हैं 12.5 था इस ईयर में, आज के रेट में क्या है. तो कंट्रीज हमेशा अपने जीडीपी को एक इंडिकेटर बना देते हैं अपनी प्रोग्रेस का, अपने सक्सेस का, कि हम कितने समृद्ध कंट्री हैं. हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे जीडीपी के बारे में बात होगी कि हमारा जीडीपी, हमारा जीएनपी क्या है एग्जैक्टली, राइट. मूविंग टू द modern terminologies of national income. This is GDP we have already discussed. This is the total value of goods and services rendered during year. तो हमने एक कंट्री में पूरे साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना गुड्स और कितने सर्विसेज को ट्रांजैक्ट करा दिया, कंज्यूम करवा दिया, उसके बदले हमने कितना पैसा लिया और दिया, वो सारा ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होगा, दैट विल फॉर्म जीडीपी. It includes, there are examples given, rent, direct taxes, dividend, interest, etc., etc. There are numerous items, right? We'll talk about it in detail in forthcoming classes. Moving to GNP, this is another term, total value of goods and services produced by a country's resident. यहाँ पे transaction की बात कर रहे थे, यहाँ कह रहे हैं produced by a country's resident through all productive activities, including income from abroad. अब कई बार एक्सपोर्टेशन ऑफ सर्विस भी करते हैं हम, एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी करते हैं, तो यहाँ पे जीएनपी में हम वो भी इंक्लूड कर रहे हैं, राइट. मूविंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम इन जनरल. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ अबाउट द नेशनल इनकम, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम as one thing, which is in general. There are primarily three types of income. One is ordinary income, second is capital gain, third is tax exempt income. We'll discuss those in detail. Now, the following encompass ordinary income. अब देखिए ordinary income क्या है. Normally लोगों को उनकी earnings जो उनके business से हो रही है, उनके salary से हो रही है, retirement funds मिल रहे हैं किसी को, right? Social security benefits जो government दे रही है किसी क्योंकि हम एक social country भी है, हम mixed economy में काम कर रहे हैं, तो हमें social security benefits भी मिलते हैं. Then recurring dividends, जो लोग अपना रुपया पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो उनको टाइम टाइम पे कुछ डिविडेंड्स कंपनीज, उस कंट्री के कंपनीज, फर्म्स देते हैं टाइम टाइम पे. देन पे आउट फ्रॉम पेंशंस, लोगों के पेंशन वगैरह, वो सब. एंड देन रेंटल इनकम. तो लोग हर तरह से कमा रहे हैं, एंड दैट इज वन सॉर्ट ऑफ ऑर्डिनरी इनकम, राइट. मूविंग टू द अदर पार्ट विच इज कैपिटल गेन्स. अब लोग भाई एक होता है इनकम सोर्स, उसके बाद होता है कि हम कैपिटल बनाना स्टार्ट कर देते हैं. जब हमारा रोटी कपड़ा मकान वाला एम पूरा हो जाता है, तो हम सोचते हैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं. तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं. चाहे हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए घर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ज़मीनें खरीदना स्टार्ट कर देते हैं जब हमारे पास सरप्लस पैसा आ जाता है, राइट. उसके अलावा व्हाट वी डू, वी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. अब स्टॉक्स कैन बी ऑफ इक्विटी, जो कि कंपनीज के शेयर्स के में इन्वेस्ट करना, या फिर कमोडिटीज़ में, किसी भी प्रोडक्ट के कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना. एंड देन आज की डेट में तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो हम क्रिप्टोज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट. क्रिप्टो करेंसी के बारे में सबने सुना होगा, आप बच्चों को ज़रूर पता होगा कि आप मिलेनियल्स हैं सारे के सारे, तो क्रिप्टोज के बारे में भी पता होगा, राइट. देन रियल एस्टेट है, पर्सनल रेसिडेंसेज है, इन सब में इन्वेस्ट करना. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, बॉन्ड्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, इकोनॉमी ने दिए हैं, गवर्नमेंट ने ऑफर कर रखे हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है. एंड आपके पैसे को आप सिर्फ सेव करके बर्बाद या कम नहीं करना चाहते, या कम कमाना नहीं चाहते उससे, आप चाहते हो मैक्सिमम आउटपुट आए उस पैसे का. तो पैसे से पैसे कमाने वाली बात है, तो वो है कैपिटल गेन के थ्रू, एंड वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी. मूविंग टू द टैक्स एग्जाम्प्ट इनकम. यहाँ पे अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि कई बार हम जो कमाते हैं, हमारी जो अर्निंग होती है, उस पर हमें देना होता है टैक्स 20%, 30% एज पर द स्लैब रेट ऑफ आवर अर्निंग. बट एक टाइम आएगा जब आपको समझना होगा कि टैक्स या एक सिचुएशन होता है जहाँ पे टैक्स एग्जाम्प्ट होता है कुछ सिचुएशन में. जैसे कि टैक्स एग्जाम्प्ट कब होगा, जब आपको कुछ पैसा ऐसा है जो आप इन्वेस्ट करते हो ऐसी जगह पे खर्च करते हो जहाँ से आपको रिटर्न भी मिलता है, बट वो
गवर्नमेंट के लिए या फिर आप किसी सोशल कॉज में लगा रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेड ऑन फेडरल बॉन्ड. फेडरल मीन्स अ कंट्रीज बॉन्ड्स, राइट? वी आर इन्वेस्टिंग ऑन स्पेसिफिक कंट्रीज बॉन्ड्स एंड उन बॉन्ड्स पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज टैक्स फ्री, राइट? इंटरेस्ट पेड ऑन ट्रेजरी सिक्योरिटीज. हमने कोई ट्रेजरी सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट कर रखा था, उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पे हमें टैक्स माफी है. इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इशूड बाय स्टेट. स्टेट मतलब कोई राज्य या फिर कंट्री एज अ होल कॉल्ड स्टेट, राइट? तो हमें जो भी गवर्नमेंट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कुछ भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पैसा उस पर टैक्स नहीं देना जो हम उससे कमाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद हमारा पैसा यूज करे, उसके बदले वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं. तो उसका लॉजिक ये कि क्यों वो टैक्स चार्ज करेंगे उसके ऊपर. अदरवाइज आप जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हो इन इक्विटीज स्टॉक्स में, तो वो क्या करते हैं, उधर से फिर आपको टैक्स चार्ज करते हैं डिविडेंड पे भी, राइट? एंड डिविडेंड टैक्सेशन इज अ मैटर ऑफ डुअल टैक्सेशन, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर है. लोगों को लगता है कि उनका डिविडेंड पे तो टैक्स कटा ही कटा, उसके अलावा उनके फाइनल इनकम पे भी टैक्स कट रहा है, जो अल्टीमेटली इनकम टैक्स पे करते हो आप, जो कमा रहे हो, तो वो कैपिटल गेन में दिखता है कि आपने इतना डिविडेंड कमाया था इक्विटी से, एक प्रेफरेंस शेयर से, और उसके ऊपर आप टैक्स भी देते हो फिर, राइट? तो ये कंट्रोवर्शियल मैटर है, उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे. ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं. इसके बाद वी विल come and meet with a new topic in the new lecture. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S-John Publishing and Vikas Publication. Link is provided in the description box. If you found our video interesting, please like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.